ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। देखो, कल अपन ने यहीं से स्टार्ट किया था ना, ऐसे 3.5 में कि रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग करनी थी हमें एंटिटी एंड एनवायरनमेंट की और उसके इंटरनल कंट्रोल की। तो सबसे हम पहले अंडरस्टैंड करें एंटिटी एंड एनवायरनमेंट की। तो उसके अंदर अब ऑडिटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा? रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी और एक्सटर्नल फैक्टर से। सेकंड, नेचर ऑफ एंटिटी से। एंटिटी में भी उसके अंदर ऑपरेशंस, ओनरशिप हो गई, इन्वेस्टमेंट किस टाइप की है, एंटिटी स्ट्रक्चर कैसे, फाइनेंसिंग कैसी है। थर्ड, उसकी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हम चेक करेंगे कि उसने किस वे में अप्लाई कर रखी हैं। फिर उसके हम ऑब्जेक्टिव्स और उसकी स्ट्रेटेजीज देखेंगे, उसके और उसके जो बिजनेस रिस्क से रिलेटेड जो उसने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करके ना, वो हम असेस करेंगे वहाँ पे। क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था गोइंग कंसर्न का इम्पैक्ट आ सकता है यहाँ पे, तो हम वो चेक करेंगे उस रिलेटेड में। और लास्ट पॉइंट क्या है? मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि हमने बाकी सारे पॉइंट चेक कर लिए। अब वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है कि नहीं, वो भी हम चेक करेंगे ना एक बार की मेजरमेंट, वो उसका रिव्यू ले लेंगे स्टार्टिंग में एंटिटी का। तो ये हमने 5 पॉइंट्स हैं इनके मेन, इनके अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर नेक्स्ट आएगा इंटरनल कंट्रोल का। और अपन ने कल कवर कर लिए थे इंडस्ट्री, रेलेवेंट इंडस्ट्री, और हमने सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन वाला कर लिया था। आज अपन ने करना है नेचर ऑफ एंटिटी डिस्कस। चलो आते हैं इसके नेक्स्ट पे। देखो एक बार, एंटिटी में हमने क्या क्या देखना है? ओनरशिप, ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्ट्रक्चर और उसकी फाइनेंसिंग। अब ये क्या एनेबल करेगा? एनेबल द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, कि उसने जो रिस्पेक्टिव शो करके है, जो उसका ऑपरेशन किस टाइप का है, ओनरशिप किस टाइप की है। जैसे ऑपरेशन मान लो कि वो सर्विस टाइप की है, उसका ऑपरेशन ये है, सर्विस नेचर का है, हॉस्पिटल की है, तो हम किस टाइप की ट्रांजेक्शन दिख रही होगी, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा ना कि हाँ, पेशेंट से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट की उनकी, वो उस टाइप से तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा कि हाँ ये सारी होंगी एंट्रीज की, ये पासवर्ड की, कोई ग्रांट हो सकती है, कोई जो भी रिलेशन होगा तुम्हें थोड़ा आइडिया उतना लग जाएगा हाँ, कि किस टाइप के होने चाहिए, कौन से रेलेवेंट है, उन्होंने कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोडिंग गलत शो कर रखी हो, तो वो असेस करेंगे वहाँ पे। फिर वही डिस्क्लोजर तो देखेंगे कि उनकी जो पॉलिसीज है उन प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट हो रही है कि नहीं हो रही, कि जिस टाइप की ओनरशिप है, इन्वेस्टमेंट कैसी है, तो जो रिलेटेड पार्टी है वो प्रॉपर डिस्क्लोजर और भी सारे हो रखे कि नहीं हो रखे, कि जैसे उनकी फाइनेंसिंग किस वे में है, तो वो प्रॉपर उनकी डिस्क्लोजर उसका प्रॉपर हो रखा कि नहीं हो रखा, तो वो असेस करेंगे। अब चलते हैं उसके नेक्स्ट में A29 पे। A29 नेचर ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी enables the auditor to understand, क्या enable करता है? whether the entity has a complex nature, complex structure, for example subsidiaries or other components। क्या ये असेस करेंगे स्टार्टिंग में, और इन मल्टीपल लोकेशंस, जैसे कोई एक एंटिटी हो सकती है जिसके मल्टीपल सब्सिडरीज हो। अब लेयर वहाँ, लेकिन कंपनी एक्ट में तो है कि उनके कि हम 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी नहीं कर सकते, लेकिन अब एक एक एंटिटी की तो मल्टीपल सब्सिडरीज हो सकती है ना, सब्सिडरी की सब्सिडरी उस पे, वो लेयर उस पे है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि एक कंपनी की मल्टीपल सब्सिडरीज नहीं हो सकती एक ही लेयर में। तो वो तो हो सकती है, वो भी अब मान लो ये भी कई अलग अलग लोकेशंस में होंगी, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि अब कितनी है, वो क्या क्या नेचर है वहाँ पे, कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे वहाँ पे, तो वो हमें असेस करना होगा। तो हमें स्टार्टिंग में पूछेंगे कि हाँ आपकी कहाँ का एंटिटीज है। हाँ, क्योंकि हमें फिर कंसोलिडेशन वो भी बनाने, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने होंगे, तो हम उसके लिए देखेंगे ना कौन कौन से एंटिटीज हैं, वो तो मैनेजमेंट से पूछेंगे। तो हमें स्टार्टिंग में तो नहीं हो सकता ये तो जो मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगी हमें वो करेंगे वहाँ पे। तो नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफन इंट्रोड्यूस इश्यूज दैट may give rise to risk material misstatement. Such issues may include whether goodwill, joint venture, JVs, इन्वेस्टमेंट और स्पेशल पर्पस एंटिटीज आर अकाउंटिंग अप्रोप्रिएटली। देखो गुडविल का तब आता है क्योंकि देखो तुमने भी अपने उसमें एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ा है ना, कि जैसे जो हमारी कोई जॉइंट सब्सिडीज होती हैं, तो वहाँ पे हम नॉन एनसीआई दिखाते हैं, गुडविल की एलोकेशन दिखाते हैं प्रॉपर, की इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की भी दिखाएंगे। सीएफएस में प्रेजेंटेशन अलग हो जाती है ना, एक स्टैंड अलोन बनाना और एक सीएफएस कंसोलिडेटेड बनाना रिपोर्ट्स को, वहाँ थोड़ी अलग अलग बाइफरकेशन हो जाएगी ना, फिर कि इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे, इस रेशियो में कैसे करेंगे। जैसे अगर उसकी बात करोगे थोड़ा, जैसे इंडेक्स में वहाँ थोड़ी अलग प्रेजेंटेशन होती हैं, वहाँ पे कि कंप्यूटेशन अलग हो जाती हैं, थोड़ी स्टेप्स फॉलो होने चाहिए उनके, तो वो होता है वहाँ पे। तो इसके लिए क्या रखा है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो हमें वो असेस करना पड़ेगा ना कि हम कैसे अब अकाउंटिंग करनी है आगे। नेक्स्ट, ओनरशिप एंड रिलेशन बिटवीन ओनर्स एंड अदर पीपल और एंटिटीज। दिस अंडरस्टैंडिंग असिस्ट इन डिटरमाइनिंग वेदर रिलेटेड पार्टी, देखो मैंने कहा था ना, रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। देखो, और इससे है क्योंकि उनकी जो रिलेटेड पार्टी है वो हमें अलग से दिखनी चाहिए ना, कि हाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही है, क्योंकि हमें इसका डिस्क्लोजर वो सारा अलग से देना पड़ेगा ना कि हाँ। और हमें देखना पड़ेगा कि आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं एक्सेस में बुक ना कर दिया हो, तो वहाँ असेस करेंगे हम, एग्रीमेंट प्रॉपर है, कुछ शो हो रखा है कि नहीं हो रखा, कहीं फेक हमने दिखा रखा हो कि बस एंट्री रूट कर रखी हो हमने बस वहाँ पे।
तो वो प्रॉपर चीज असेस करनी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ थोड़ा रिस्क दे सकते हैं ना कि वहाँ पे रिस्क हो सकता है रिलेटेड पार्टी में, तो वो करेंगे। और जैसे रिलेटेड पार्टी भी को आइडेंटिफाई करने के, देखो इसका भी स्पेसिफाइड एसेज है वहाँ पे, तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे ऑब्टेन होगी, कि ऑडिट एविडेंस तुम रिलेटेड पार्टी के लिए कैसे कैसे ऑब्टेन करोगे, वो उसका स्पेसिफिक कैसे आएगा वहाँ पे। और जैसे ये रहा कि एस ए 550 उसका, जैसे आगे बताई रखा है कि एस ए 550 उसका, तो वहाँ पे तुम डिटेल गाइडेंस देके बताएगा कि हाँ वो कि कैसे तुम्हें ऑब्टेन करें रिलेटेड पार्टी की, जब होगी उस केस में तुम क्या क्या ऑब्टेन करोगे, रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की है कि नहीं एंटिटी का स्ट्रक्चर क्या है पहले, मतलब कॉम्प्लेक्स भी छोड़ो कि इसका देखो स्ट्रक्चर क्या है एंटिटी का, हमने ये देखना है स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद देखना है कि उनकी रिलेशन कैसे है, कि मान लो कोई रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, आप हमें स्टार्टिंग में डिस्क्लोज कर दो कितनी कितनी है, कि अगर हमें बाद में आइडेंटिफाई हो तो फिर हम सामने मैनेजमेंट से पूछेंगे ना। और देखो इसके हम क्या करते हैं, मेल पे पूछ सकते हैं, कोई रिटर्न रिकॉर्ड होगा ना तुम्हारे पास कि हाँ उन्होंने कंफर्म करके दिया था हमारे पास यही है। अब कोई और मान लो कोई और आइडेंटिफाई हमें कहीं और से होगी, कोई और हम कोई डॉक्यूमेंट असेस कर रहे थे तो हमें बाद में आइडेंटिफाई होगा, अब उसका रीजन पूछेंगे, आपको पता नहीं था ये क्या था, थोड़ा हम फिर ऑब्टेन करेंगे, वो ऐसे 550 और डिटेल बताएगा वहां पे, हमें गाइडेंस देगा। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मैटर दैट ऑडिटर में कंसीडर व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इंक्लूड, कि अब एग्जांपल क्या हो सकते हैं उन मैटर्स के। सबसे पहले बिजनेस ऑपरेशंस क्या है वहाँ पे, कि अब जैसे ऑपरेशन क्या है, कि अब देखो नेचर ऑफ रेवेन्यू सोर्स, जैसे मैंने कहा था ना सर्विस इंडस्ट्री, तो उनका जो अब सर्विस में भी किस टाइप की है, हॉस्पिटल की है, होटल की है, किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करी है, तो उसी अकॉर्डिंग उसका नेचर का सोर्स तुम्हें डिसाइड होगा ना कि मतलब रेवेन्यू का कहाँ से होगा, उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या क्या होंगी वहाँ पे, मार्केट क्या उसकी, कहाँ कहाँ हो सकता है डील होगा वो वहाँ पे, स्टॉक मार्केट मतलब किस रिलेटेड है, कहाँ पे है वो, उसका प्रोडक्ट क्या है, इंक्लूडिंग इन्वॉल्वमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे अब तुम्हें दिख रहा है कि जैसे जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है वहाँ पे ई कॉमर्स एंड वो आ रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओस, तो वहाँ पे अब कैसे होगा, इंटरनेट की वहाँ पे प्रॉपर होगी कि ना, इंटरनेट सेल्स होंगी वहाँ पे, तो कि उन्हें शो करेंगे तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, मार्केटिंग होगी उनकी, फेसबुक मतलब जैसे कोई भी जो एरिया होता है उनका मार्केटिंग एरिया, तो वो वहाँ पे प्रॉपर करेंगे वहाँ पे ना, तो उनके एक्सपेंस से रिलेटेड क्या क्या आ सकते हैं, तो ये क्यों नहीं आ रहा, तो हम उन पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहां से हम, कि किस टाइप के आने चाहिए, हम थोड़े वो असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस, कि कैसे ऑपरेशन कंडक्ट हो रहे हैं, मतलब कि जैसे स्टेजेस क्या है, जैसे हम मान लो कोई हम खाली रॉ मटेरियल की एक बार WIP तक करते हैं, WIP के बाद हम आगे फर्दर कर देते हैं कोई और एंटिटी को, फिर वो प्रोसेस करके फिर हमें रिटर्न करती है, तो हम चेक करेंगे ना कि हाँ वो प्रॉपर वो सारी चीजें डिस्क्लोज ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही, उसका रिस्क अगर मान लो कोई क्रिएट हो रहा है उसका कोई, कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई और भी रिस्क हो सकता है, वो सर एंटिटी डिपेंड करेगा उस प्रोडक्ट पे भी। हाँ, नेक्स्ट क्या देखना है, हमें देखना है अलायंस, कि जैसे मैं बात कर रहा था अलायंस जेवी आउटसोर्सिंग कर रखी है, जैसे मैं ये बात कर रहा था तुम्हें ऊपर, रॉ मटेरियल हमने बना लिया, WIP वो आगे ट्रांसफर कुछ कन्वर्ट करेगी, फिर फाइनल हमें दे देगी, फिर हमें आगे उसको डील करेंगे। तो अब ये कोई जो आउटसोर्स कर रखा हो या फिर कोई हमें अलायंस क्रिएट कर रखा हो उस पार्टी के साथ, तो हमें असेस करना होगा ना, तो हम वो ऑपरेशन के साथ चेक करेंगे वहां पे। क्या हुआ, व्हाट्स अलायंस मीनिंग, अरे अलायंस तो वही होगा ना कि जैसे तुमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नहीं पढ़ा कि हम अलायंसेस कर लेते हैं कई पार्टीज के साथ, कि सामने वाली कोई पार्टी हमने अलायंस कर लिया कि हम दो मिलके एक ऑपरेट करेंगे उनको, कि दो जने मिलके अपनी अलायंस करेंगे, जैसे कोई दो एंटिटीज मिलके एक ऑपरेट करेंगे उसको, कि इस एरिया में हम कर लेंगे, वो डिपेंड कर सकते हैं वो एग्रीमेंट क्या चीज किस चीज का हुआ है। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस, यस स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन एंड इंडस्ट्री सेगमेंटेशन, कि अब देखो कहाँ कहाँ इंडस्ट्री सेगमेंटेशन, अब तुमने उसको कैसे बाइफर्केशन कर रखा है, जैसे जोमेटो भी है, अब वो जैसे मान लो कोई भी एंटिटी हो सकती है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे उनका प्रॉपर है ना कि मान लो कोई एक ऐसे दिख रहा है कि हमें असेस से कि नॉर्थर्न एरिया में उसकी ज्यादा सेल्स हो रही है, साउथ में नहीं हो रही, तो हम वहाँ असेस करेंगे ना क्यों नहीं हो रही, क्या रीजन है उसका, तो हम वो असेस करेंगे स्टार्टिंग में, कि क्या रीजन है क्यों नहीं हो रही, उस पर अगर कोई कंसर्न का इम्पैक्ट आ रहा है तो हम वो असेस करेंगे वहाँ पे रिस्क आ रहा है, कि अब सेगमेंटेशन हो सकती है वहाँ पे, कि मान लो कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री इससे रिलेटेड करेगी, तो वो डिपेंड हो सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट फैसिलिटीज, अब देखो वही आ गया लोकेशन, अब कहाँ पे उनकी इन ऑफिस की हमारी, वो डिपेंड कर सकता है ना कि वो मार्केटेबल एरिया के अंदर है कि नहीं है, कि अब वो थोड़ा कर सकते हैं ना कि अगर मान लो उन पर डिपेंड हो रहा है। नेक्स्ट की कस्टमर एंड इम्पोर्टेंट सप्लायर्स, मान लो हमें दिख रहा है कि कोई हमारा कि एक स्पेसिफिक कस्टमर है, उससे रिलेटेड हमारी बहुत ट्रांजेक्शन ज्यादा आ रही है, तो हम पूछेंगे ना कोई एग्रीमेंट उसके साथ होगा, तो कोई फॉर्मुलेशन हो रखा होगा कि हमें वो इतना प्रोवाइड करेगा, तो हम चेक करेंगे ना वहां से कि जो हमारा सप्लायर भी हो सकता है, कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर मेंटेनेंस ऐसे मल्टीपल एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, तो मान लो जो उनके रिलेटेड हमने कोई स्पेसिफिक सप्लायर होगा ना कि जो हमारा इंपॉर्टेंट है,
तो रिलेटेड हम उनसे पूछ सकते हैं ना कि वहाँ पे क्या एग्रीमेंट होगा आपका प्रॉपर, हमें वो दिखाओ, उसका अरेंजमेंट होगा ना वहाँ पे प्रॉपर, उनका कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मुलेटेड होंगे वहाँ पे, हम वो असेस करेंगे वहाँ पे। फिर गुड्स एंड सर्विसेज एम्प्लॉय अरेंजमेंट, कि अब एम्प्लॉय में कैसे कर रखे हैं एम्प्लॉय अरेंजमेंट, लेबर बाहर से आउटसोर्स करके ले रखी है, किस वे में ले रखी है, कि जैसे मान लो कि ये मैं साइड में देता हूँ कि ये हमारी एंटिटी है मेन, हमने किसी और को कह दिया कि हमें लेबर प्रोवाइड करो इस एंटिटी को, तो अब ये एंटिटी हमें लेबर प्रोवाइड कर रही है, तो जो उसके जो रिलेटेड जो उसके प्रोविडेंट फंड्स या जो भी वो होंगे, तो हमें वो के इंसेंटिव वगैरह या कोई हमें प्रोविडेंट फंड में एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे, मतलब हम, क्योंकि कौन रिस्पॉन्सिबल है, सामने वाली पार्टी करेगी हम करेंगे, तो उस केस हो गया ये वाला। नेक्स्ट किया वो एग्जांपल दे रहा है, इंक्लूडिंग एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, पेंशन रिलेटेड एम्प्लॉय बेनिफिट, स्टॉक ऑप्शन हम दे सकते हैं, इंसेंटिव किस बेसिस पे होंगे, बोनस, गवर्नमेंट रेगुलेशन, जैसे वही आ गया कि कोई प्रोविडेंट फंड में लेबर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट करवाना है कैसे करवाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, R&D हो सकते हैं वहाँ पे, अब कि वो कोई मान लो कोई ऐसा साइंटिफिक नेचर का है कोई, या फिर कोई मेडिसिन जैसे उस टाइप की है, तो वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहेंगे, तो उससे रिलेटेड हमें एक्सपेंस वो सारे दिखते रहेंगे कि कहाँ से आ सकता है, कहाँ से इनकम गवर्नमेंट से हमें मिल रही है, ग्रांट्स कुछ मिल रही है नहीं मिल रही, रिलेटेड पार्टी वही आ गया है कि अगर कोई ज्यादा रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है हमारी। एक सेकेंड। नेक्स्ट आ गया, देखो हमारा वो कवर हो गया बिजनेस ऑपरेशंस वाला, ये हमने किया था उसके एग्जांपल। हम नेक्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड, सच एज प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड, हमने कोई अभी प्लान किए थे, ये प्लान कर रखी है जो एग्जीक्यूटेड होगी है, एक्विजिशन हमने कोई की थी या डाइवर्शन की थी, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट की हमने क्या की है, वो डिपेंड करेगा ना कि कहाँ से हमने, हमारा फंड कहाँ से आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट की जो हमारी एक्टिविटीज है वो कहाँ कर रहे हैं, कि वो डिपेंड करेगा ना एंटिटी अब किस टाइप की है, कि वो फाइनेंसिंग रिलेटेड है, किस टाइप की एंटिटी है वो, कि इन्वेस्टमेंट वो आगे कर, बस ये है कि उसका इन्वेस्टमेंट करती रहती है बस एक दूसरे में, तो डिपेंड करेगा वहाँ पे। सिक्योरिटीज और लोन की कर रखी है, वो किससे डील करी है वो बता रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रखी है उन्होंने, कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ उनके फंड FDs में कहाँ कहाँ उन्होंने कर रखी है, और इन्वेस्टमेंट कोई लैंड परचेज कर रखा है, कोई कैपिटल एप्रिसिएशन ले रहे हैं वहां से, वो क्या ले रहे हैं, इनकम आएगी क्योंकि वहां से, तो वो सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट इन नॉन कंसोलिडेटेड एंटिटीज इंक्लूडिंग पार्टनरशिप, JVs और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एंटिटीज होगी, SPVs होती हैं, क्या देखो जिनके साथ हमें ये तो नहीं कि जैसे ऊपर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि वो कंसोलिडेटेड होगी, अलायंसेस होंगे, सब्सिडीज होगी, वो हमें बताएंगे ताकि हमें कंसोलिडेटेड करनी है, लेकिन कई एंटिटीज ऐसे हो सकते हैं ना जिनके साथ हमें कंसोलिडेशन नहीं करना, लेकिन हमने हमारी इन्वेस्टमेंट मेजर स्टेक में है, कि हमने कोई पार्टनरशिप में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो डिपेंड करेगा ना वहाँ पे अब कैसे है, तो उसको वहाँ पे चेकिंग करनी होगी वहाँ पे, कि हम सामने वाली पार्टी से ऑब्टेन कर सकते हैं कंफर्मेशन वगैरह, और कुछ अगर हमने कुछ भी असेस करना हो तो वो उसके रिलेटेड आगे की इन्वेस्टमेंट है कहाँ पे है, इनकम होगी वहां से, कोई हमें डिविडेंड कुछ ज्यादा मिल रहा हो, कोई हमने शेयर सेल किया हो वहां से, कैपिटल एप्रिसिएशन, फेयर वैल्यू का हमें दिख रहा, फेयर वैल्यू हम क्योंकि जब हम इंडेक्स में करेंगे क्योंकि हम रिकॉग्नाइज तो वहाँ फेयर वैल्यू भी करेंगे, या फिर वहाँ पे जब डिपेंड करेगा, जैसे फेयर वैल्यू तो होगी या अमोर्टाइज कॉस्ट होगी, तुम आगे CA फाइनल में पढ़ोगे, जैसे आगे इंडेक्स जब करोगे तो जैसे हम फेयर वैल्यू असेस करेंगे, तुम कैसे असेसमेंट करेंगे वहाँ पे फेयर वैल्यू की चेंजेस होंगे, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने होंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम कैसे दिखाएंगे वो सारी चीजें तुम देखोगे वहाँ पे, तो इसलिए इस पर्पज से भी हो सकता है वहाँ पे अब। नेक्स्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ये देखो मेजर सब्सिडीज हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखी है, मेजर फाइनेंस के हमने कहाँ से ऑब्टेन करे अपने फाइनेंस, हमने कहाँ एक्टिविटीज हमने दे रखे फाइनेंस या ऑब्टेन कर रखे कहीं से, कि हमने इसे सब्सिडरी को दिया, वो अब आगे हमें कैसे रूटीन करती है, HOs को कर रखा है या वही आ गया ऊपर, इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड एंड नॉन कंसोलिडेटेड बोथ आगे हमने कर लिया है। डेट स्ट्रक्चर क्या हमारे रिलेटेड, उसके ऊपर हमारी टर्म्स क्या है, कि जैसे हमने कोई बैंक के साथ हमने कोई नया एग्रीमेंट वो किए, डेट स्ट्रक्चर किया, रीस्ट्रक्चर किया हमने वापस, वो भी कवर हो सकता है, कि जैसे मान लो हम कोविड की वजह से हम पे नहीं कर पा रहे थे कोई एंटिटी को, तो हमने उसको रिस्ट्रक्चर कर लिया डेट को, कि हम अभी नहीं पे करेंगे स्टार्टिंग या 3-4 ईयर्स, उसके आगे हम अपना इंटरेस्ट रेट आप इंक्रीज कर लेना, नंबर ऑफ वो ये उसका इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे, उसको टाइम वैल्यू बेनिफिट मिल जाएगा आगे वो, तो वो डिपेंड करेगा वहाँ पे क्या, इंक्लूडिंग ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एंड लीज लीज अरेंजमेंट, कि हमने लीजिंग दे रखी है, वो सारी चीजें आ जाएंगी।
कि हमने जो जैसे अगर फाइनेंसिंग भी ले रखी है, हमने प्रॉपर उनकी कोटेशंस वगैरह लिए हैं ना कि हमें इस रेट पे इतना मिल रहा है, हमने सेस करके लिया है। ऐसा ना हो कि हमने कोई रिलेटेड पार्टी के लिए हमने करना था तो हमने वहां से कर लिया, तो डिपेंड होगा। कोई लीजिंग अरेंजमेंट, जैसे हमने लीज में प्रॉपर्टी ले रखी है तो उसकी हमने अरेंजमेंट कैसे की है, कि कोई हमें जो प्रॉपर उसकी फॉर्मुलेशन एग्रीमेंट की, कोई हमें कोटेशन कोई आ गई कि हमने प्रॉपर असेसमेंट करके लिया कि नहीं ली। एक सेकंड रुकना। आगे क्या करेंगे, फाइनेंसिंग हमने कोई बेनिफिशियल ओनर, वही आ गया ऊपर वाला पॉइंट, बेनिफिशियल हमने कहीं और कर रखा है, स्पेसिफिक रिलेटेड पार्टीज के अंदर कर रखा है। डेरिवेटिव फाइनेंशियल, तुम इसको डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करो ना, ये सीए फाइनल में आता है इंडेस के अंदर, वहाँ पे कि उन डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे उसकी कई क्लासिफिकेशन वो फॉलो असेसमेंट होती है कि अब ये क्लासिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो चीज़ के लिए कि ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमें, तुम इसका सीए फाइनल में असेसमेंट ज़्यादा करोगे वहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट हमारा आ गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब कि अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हमें कैसे चेक करना है, अकाउंटिंग, वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंडस्ट्री। देखो कल वाला आ गया, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हमारी, और इंडस्ट्री रिलेटेड स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस क्या है वहाँ पे, कोई कैटेगरी स्पेसिफिक है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल लोन इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई बैंकिंग होगी तो वहाँ तो रिलेटेड जो लोन तुम्हें उस टाइप की एंट्री दिखेंगी। कोई मान लो हॉस्पिटल है, तुम्हें R&D दिख सकती है। हॉस्पिटल में कह रहा हूँ, कोई जैसे रिसर्चिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वहाँ पे तुम्हें रिलेटेड उससे दिखेंगे ना वहाँ पे कि वो प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रखी है कि नहीं हो रखी उनकी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, कि अब कैसे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, सबसे मेन तुम्हारा यही है ना, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करते हैं, उससे रिलेटेड तो प्रॉपर पॉलिसी हमारी फॉर्मुलेटेड होगी वहाँ पे, तो वो चेक करेंगे। अकाउंटिंग फॉर फेयर वैल्यूज, जैसे इंडेक्स में फेयर वैल्यू मेजरमेंट बहुत ज्यादा कैप्चर होती है वहाँ पे, तो उस फेयर वैल्यूज को हम कैसे मेजरमेंट करें, उसकी अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं, प्रॉपर हो रखी है कि नहीं हो रखी, एज पर AFRF4 की नहीं हो रखी वो। फॉरेन करेंसी रेट, तुमने एएस कौन सा है तुम्हारा बताना, कोई फॉरेन करेंसी रिलेटेड जो होते हैं, कौन? S11। AS11 करेक्ट। और इंडेक्स में जैसे होता है इंडेक्स 21, वहाँ पे तो वो प्रॉपर उसकी कंप्लायंसेज और क्या नहीं, और कि हमने प्रॉपर एज पर रेट ले रखा कि नहीं रखा। जैसे कई केस में हमें क्लोजिंग रेट लेना होता है, एवरेज रेट लेना होता है, अब हमें इनिशियल रिकॉग्निशन प्रॉपर करके कि नहीं कर रखी, सब्सिक्वेंट आ गई, वो हम सारी सर्च करेंगे ना वहाँ पे कि उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर और कि नहीं, और कि हम कौन सा रेट यूज कर रहे हैं, कई कई बार ऑप्शन दे रखा हो तो हमने कौन सा ले रखा है, तो वो सारी चीजें। और हमने अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स की ट्रांजेक्शन की, वो ये हमने ऊपर पढ़ा था। जैसे अब फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल भी दिया, देखो कल यहाँ पे हमने किया था तो कोई एग्जांपल नहीं था ना ऊपर, अभी इसने एग्जांपल दे रहा है कैसे अकाउंटिंग फ्रॉम स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन। स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, मान लो हम किसी को क्या कर रहे हैं कि अपना स्टॉक, मतलब किसी को एज अ कंपनसेशन दे रहे हैं अपने स्टॉक को, तो उसकी अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कि हम अपने स्टॉक को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, सामने हम क्या कौन सा एक्सपेंस बुक करेंगे। अब एक्सपेंस बुक करेंगे, हमारी एसेट कम हो रही है, बैंक से हम करेंगे आगे क्या क्या चीज करेंगे एंट्री, वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकती है ना वहाँ पे ट्रांजेक्शन। अब उसकी हम कैसे डील करोगे, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करोगे वहाँ पे, वो थोड़ा हो सकता है वहाँ पे। तो ये वो कह रहा है लास्ट इसका A31 एक बार, कि क्या है सिग्निफिकेंट चेंजेस फ्रॉम, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एंटिटी फ्रॉम प्रायर पीरियड में गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मैं जैसे ये बात करूँ कि जैसे हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, कुछ कोई गवर्नेंस हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा मेजर इम्पैक्ट आ सकता है ना प्रायर पीरियड से। कि जैसे इंडेक्स में तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि अगर प्रायर पीरियड चेंज होता है तो उसकी अकाउंटिंग रेट्रोस्पेक्टिव होती है, प्रोस्पेक्टिव होती है, कब तक इन्फॉर्मेशन है वो सारी इंडिया से डील करता है। मान लो अगर एक अकाउंटिंग पॉलिसी का इफेक्ट ऐसा अगर तुमने चेंज कर रहे हो पहले से, जो मान लो मैं तुम्हें इसको थोड़ा रिलेट कर देता हूँ। जैसे मान लो हमारी एंटिटी क्रिएट हुई थी यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 में, हमने वहाँ अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई थी। अब यहाँ पे 2016 में इंडियस आ गए थे, तो हमने वहाँ पे कन्वर्ज किए अपने सारे जो अपने फाइनेंशियल थे 15-16, जब भी उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी अराइज हुई तो उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी उस अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट कर ली। तो जैसे मान लो भी आगे अब करंट ईयर जो हमारा चल रहा है यहाँ पे, तो मान लो कोई चेंज हो रही है प्रायर पीरियड से रिलेटेड, तो अब मान लो हमें इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा ना यहाँ से। क्या वो डिपेंड करेगा केस कैसा है, कि हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी है तो हम वहीं से कर देंगे। तो हमें जब मान लो 2016 से करेंगे तो हमें बैलेंस शीट भी हमें प्रॉपर चाहिए होगी, क्योंकि हमने जैसे तुमने पढ़ रखा है कि हमें कंपेरेटिव भी फाइनेंशियल भी अपने शो करने होते हैं। अब कंपेरेटिव तो हम तब शो करेंगे ना, वो तो अभी दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर है, जो हमने पिछले साल फाइनेंशियल बनाए थे। वो तो हमारी अब कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी है ना। जैसे मैं तुम्हें एक्सेल में थोड़ा समझाता हूँ इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वैसे तुम थोड़ा समझ गए होगे फिर भी। एक सेकंड। जैसे मान, अरे एक सेकंड। तो मैं तुम्हें किसका
चलो लीज का दे देते हैं कि लीज में थोड़ी क्लासिफिकेशन अलग होती है, मैं तुम आगे सीख लोगे। जैसे अब ये हमारा ईयर है 2021 और ये हमारा 1920। हमने मतलब अगर मैं क्लोजिंग डेट की बात करूं जैसे 21 और ये इसी को मैं एक बार कॉपी करके 20 कर देता हूँ, ये हो गया। अब हमारे ये फाइनेंशियल हम रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो जैसे मान लो करंट ईयर के तो हम अब नए हमारे जो भी हमने फॉलो किया अकाउंटिंग पॉलिसी उसको अकॉर्डिंग करेंगे कि हमने कैसे क्लासीफाई किया उसको, कोई ऑपरेटिंग से फाइनेंशियल में क्लासीफाई किया है, वो डिपेंड करे हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। वो तो मान लो हम हमको करंट अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिखाना चाहिए था 100 यहाँ पे वैल्यू न्यू अकाउंटिंग की वजह से, ठीक है। और जो अभी देखो जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है मान लो 50 थोड़ी वो कर लेते हैं 80 आ रही है मान लो ओल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से, जो प्रायर पीरियड कह लो प्रायर पीरियड के यहाँ पे प्रायर पीरियड पॉलिसी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो फिगर है ये तो 80 है ना, हम कंपैरेटिव जैसे तो ये तो मिसमैच होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि सेम हो। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है इंडेक्स के अकॉर्डिंग। इंडेक्स में तो देखो जो हमने फाइनेंशियल बनाए होंगे 1920 के मतलब 1419 से लेके अब इनके फाइनेंशियल बनाए होंगे इस पीरियड के हमने, तो देखो तो अब हमारा ये बैलेंस ही रॉन्ग था यहाँ पे। और मान लो जो हमारे ऊपर इंडेक्स अप्लाई हुए थे, मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल 16 में ये हमारे हुए थे, हमने तो यहाँ पे यहाँ पे हमने पॉलिसी फॉर्मुलेट की थी, यहाँ पे फॉर्मुलेटेड इस ईयर में हमारी फॉर्मुलेटेड हुई थी। अब हम चेंज करेंगे तो हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा कि मैं अब इसकी जो ये जो यहाँ पे अमाउंट आ रही थी मान लो जैसे यहाँ पे आ रही थी 75 कर लेते हैं, 75 आ रही थी, तो ये तो हमारी जो हमने पॉलिसी स्टार्टिंग में फॉर्मुलेट की थी उसकी वजह से आ रही है। तो जो हमने पॉलिसी अब उसी को हम चेंज करें ना, तो उसका मान लो जो इंडेक्स में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाता है तो हमें 2016 से इफेक्ट चेंज करना होगा। तो उस अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे 2000 देखो हमें अभी ये जो 1419 है ना, यहाँ पे मैं एक बैलेंस शीट और प्रिपेयर करनी होगी, थर्ड बैलेंस शीट इसको बोलते हैं हम, कि अभी यहाँ पे एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट बैलेंस शीट होगी 31 अब 20 की हम एक और बैलेंस शीट करेंगे इसकी, ये तो ये वाला ईयर है हमारा। फिर हम इसके तो बना ही रहे हैं कंपैरेटिव्स के लिए, तो इसकी करेक्ट फिगर लाने के लिए हमें भी दो बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी। तो वहाँ प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेटेड होंगी तो हम वो असेस करेंगे ना वहाँ पे, ये रीजन होता है उसका। यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज होगा तो उसका क्योंकि इफेक्ट पिछले साल जाएगा, हमें बैलेंस शीट चेंज करनी पड़ेंगे अपनी, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा वो हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा। तो उस अकॉर्डिंग बात करें वहाँ पे कि रिस्क क्रिएट हो सकता है वहाँ पे, समझ गए इस चीज को। वही थोड़ा थोड़ा समझ गए। थोड़ा थोड़ा चलो वैसे डिटेल में तो इंडेक्स में समझोगे, थोड़ा थोड़ा ही समझो वो भी बहुत है। लास्ट की वजह से अब ये नेचर ऑफ स्पेसिफिक एसपीवीज की स्पेशल पर्पस एंटिटी समटाइम रेफर टू एज स्पेशल पर्पस व्हीकल। मैं कहता था ना एसपीवीज जो मैं बोलता रहता हूँ। एक सेकेंड, हाँ कि अब देखो मैं एसपीवीज कहता हूँ ना कि जैसे हम इंडेक्स में थोड़ी जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, एसपीवीज भी होते हैं लेकिन वो हम बोलते हैं एसपीवीज स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं वो हमारी। जैसे उस पर कोई एंटिटी सेम वर्डिंग है बस नेम नोमेनक्लेचर अलग अलग, बस खाली वो नेम अलग अलग। इज एन एंटिटी जनरली एस्टेब्लिश्ड फॉर नैरो एंड वेल डिफाइंड पर्पस, कि हमने कोई स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट की है। जैसे मान लो कोई हमारा एक प्रोजेक्ट था उस पीरियड के लिए हमने क्रिएट कर दी वो, सच एज इफेक्ट लीज और सिक्योरिटाइजेशन, कि हमने कोई पर्पस के लिए क्रिएट किए वहाँ पे। टू कैरी आउट रिसर्च और R&D के लिए हमने कोई क्रिएट कर दी। इट में टेक द फॉर्म ऑफ अ कॉर्पोरेशन, आगे वो क्रिएट भी हो सकती है ट्रस्ट, मतलब कोई और चेंज हो सकता है ना वहाँ पे। हमने एक स्पेशल पर्पस क्रिएट की थी, अब मान लो वो आगे कंपनी में कन्वर्ट होगी तो वो कंसोलिडेशन हो जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी हमें, तो वो रिलेशन होगा ना, वो हमें असेस करना पड़ेगा वहाँ पे क्या चीज चल रही है, कि मैनेजमेंट की हमें इंटेंशन देखनी पड़ेगी आपको कैसे हो रहा है। वो तो दिख जाएगा कि हमें वो कॉर्पोरेट क्रिएट हो रही है एंटिटी, हमें एक्सपेंस दिख जाएगा उनके, हम वहां से कहीं ना कहीं से असेस कर सकते हैं ये तो। द एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ विच एसपीवीज हैज बीन क्रिएटेड में ऑफन ट्रांसफर एसेट्स टू लेटर, कि हम बाद में या तो वो हमें ट्रांसफर कर सकती है या हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एसेट्स को। तो हमें रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन होगी वो सारी हम देखेंगे असेस करेंगे ना वहाँ पे। ऑब्टेन द राइट टू यूज द लेटर एसेट्स, हमें ROU मिल जाएगा कि उसकी मान लो जो हमें उसने लीज पे ले रखी थी मान लो,
अब वो लीज पे वो हटके अब हमें मिल गई, या हमने दे रखी थी लीज पे, हमने उसको दे दी, तो मान लो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, हमारी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो डिपेंड करेगा ना, वहाँ पे केस डिपेंड हो सकते हैं। तो उस पर्पज के लिए तुम जब ये इंडेक्स करोगे ना, थोड़ा जैसे इंडेक्स में थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा इंडेक्स में थोड़ा ज्यादा वो आ जाता है कि तुम वहाँ पे प्रॉपर सीखोगे इस चीज को, कि मतलब असेस करना कैसे करते हैं वो सारी चीजें। और परफॉर्म सर्विसेज फॉर लेटर, while other parties may provide funding to later, फंडिंग अब वही आगे फंडिंग रिलेटेड, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी भी हो सकती है वो हमारी, कि हमारा कितना स्टेक हो गया वहाँ पे, तो डिपेंड कर सकता है वो तो हमारा, कि हमारे कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर, कोई जैसे कोई बोर्ड था बीओडी का मेंबर, कोई वो क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, तो वो सारे डिपेंड करेगा ना, वो तो केस टू केस सब। लास्ट पे A33 लास्ट पैरा इसका। नेक्स्ट क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफन स्पेसिफाई डिटेल्ड कंडीशन दैट आर डीम टू अमाउंट टू कंट्रोल, और कि कंट्रोल कब एस्टेब्लिश होगा, कि हमें ये देखना होता है ना कि जैसे इंडेक्स की टर्मिनोलॉजी या अगर एएस की भी बात करें, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि कंट्रोल क्रिएट हुआ है। इंडेक्स में तो चला जाता है, मैं एएस का तो देखो मेरे को प्रॉपर तो रिलेट या नहीं है, लेकिन हमें कंट्रोल की असेसमेंट होती है इंडेक्स के अंदर, तो कि हमें कंट्रोल की पावर देखना होता है कि कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि एक एंटिटी दूसरी को कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही। और कंट्रोल को असेस करने के लिए इंडिया में तो टेस्ट होते हैं यहाँ पे, कि कंट्रोल टेस्ट वो क्लासीफाई करेगी कि नहीं करी, और भी टेस्ट होते हैं वहाँ पे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे कि तभी बनेगी ना वो कंसोलिडेशन के लिए, कब बनेगी वो हमारी सब्सिडरी बन रही है, हमने कितनी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रखी कि नहीं कर रखी, तो उसके लिए वहाँ पे। क्योंकि फिर अगर मान लो अगर वो होगा तो इंडेक्स 103, इंडेक्स 1110 तुम आगे पढ़ोगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन या वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हमारे वो बनेंगे, तो वो इंडेक्स अप्लाई होंगे ना वहाँ पे, तो उसके लिए कि हमें असेसमेंट करनी पड़ेगी वहाँ पे कि डिटेल कंडीशन, देखो वहाँ पे लिख रखा है ऑफन स्पेसिफाइड डिटेल कंडीशन, क्योंकि हमें कब डीम्ड करना है कब नहीं करना कंट्रोल का मानने के, तो उसके लिए कह रहा हूँ मैं, इंडेक्स से इंडेक्स रिलेटेड है यहाँ पे ज्यादा, कि वहाँ पे कंडीशंस होती है, वहाँ पे टेस्ट होते हैं, टेस्ट वो हमें करना होता है। नेक्स्ट क्या है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सच फ्रेमवर्क्स ऑफन डिमांड्स अ डिटेल नॉलेज ऑफ रेलेवेंट एग्रीमेंट्स, कि हमें एग्रीमेंट असेस करना पड़ेगा ना, मान लो मैनेजमेंट वो खुद ही नहीं कर पा रही, अब हमें अरेंजमेंट एग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा ना वहाँ पे, अभी एग्रीमेंट क्या हो रखा है वहाँ पे पर्पस, कि कितने साल का और क्या कैसे और क्या, उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे उससे रिलेटेड। तो ये अब इंडस्ट्री में किसी को डाउट हो तो बताओ। आज हमने देखो इंडस्ट्री अपना पूरा कर लिया, ये नेचर ऑफ ऑर्गन एंटिटी वाला, बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो। नहीं है किसी को डाउट कुछ भी? भाई सारे पॉइंट्स तो मतलब फाइनल होते होंगे ना हमारे, क्या? मतलब जब फाइनल आ जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में नहीं आएंगे हमारे। क्या बोल रहा, वॉइस तुम्हारी पता नहीं पीछे से थोड़ा वो आ रहा है, ये पता नहीं तुम्हारे पीछे कोई डिस्को सा चल रहा है कुछ। वो डिस्को नहीं है भाई, वो थोड़ा मेरा भाई। ये पता नहीं। हाँ मैं, तुम क्या पूछना था, सीए फाइनल फर्स्ट ईयर में क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जब हम फाइनल में आएंगे तब तक हमारी आर्टिकल की चालू होगी, तो जब तक तो ये काम में नहीं आएगा ना हमारी चीज वाली। क्या बात कर रहे हो यार। अब तुम्हें क्योंकि आगे इन्वॉल्व तो ना करे, देखो अब वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग तो तुम ले सकते हो ना मैनेजमेंट से रिलेटेड, अब तुम्हें कम्युनिकेशन करना है, वो डिपेंड करेगा तुम किस फर्म में जा रहे हो, सामने वाली एंटिटी मैनेजमेंट कैसी है, कोऑपरेटिव है कि नहीं है, तो वो डिपेंड करता है वो तो, वो तुम्हारे ऊपर भी है, तुम कैसे पूछ रहे हो उनसे, अगर वो पोलाइटली पूछ रहे हो वो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें भी। कोई न्यू आर्टिकल है, तुम पहले तो खुद रीड करके जाओगे ना अपने उनसे पूछ लो कि सीनियर से कि हम कैसे मैं एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ, उनसे पूछो सीधा जाके, यही तो तुम्हारी देखेगी कि तुम कितने एक्टिव हो वहाँ पे, तो तभी तो तुम्हें ऐसे काम देंगे ना। फिर स्टार्टिंग में अगर तुम खुद ही दिखाओगे कि अपनी इनक्विजिटिव दिखाओगे कि हम तुम अंडरस्टैंड करना चाहते हो काम को, तो वहाँ पे तुम खुद पूछो ना कि देखो मैं अंडरस्टैंडिंग करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। तुम अगर मैनेजर से जैसे मीटिंग होती है हमारी, तुम उनसे पूछ सकते हो सीधा, मीटिंग में पूछो। डरोगे तो देखो तुम कहीं सीखने का मौका, तुम्हारा चांसेस कट होंगे। बिना डरे किसी से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, अपना बढ़िया सीखोगे, बल्कि बिना डरे अपना ऐसे अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहो, ताकि सामने वाले पर्सन को लगे हाँ मैं इसको काम दे सकता हूँ अच्छे लेवल का, तुम्हें बहुत जल्दी अच्छे लेवल का काम मिल सकता है। तुम लेकिन तुम्हें एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी सामने वाले को, वरना वो क्यों देगा तुम्हें, कोई जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो तुम दिखाओगे ना हाँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस पे, ऐसे करना चाहिए, तुम अपनी वो दिखाओ सामने वाले को, मैंने ये चीज करके इसको मैं कैसे ऑब्टेन करूँ यहाँ पे,
तुम उसको दिखाओ सर ये देखो इसने जैसे ये लिख रखा है, तुम इसकी कैसे करूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे करते हो, तुम सामने वाले को पूछो, सामने वाले को लगेगा हाँ वो मेरे से पूछ रहा है, मेरे को थोड़ा वो है, तो उसको तो ऐसे लगता है ना कि सामने वाला लग रहा है मैं थोड़ा सीनियर में बता सकता हूँ उसको, तो पूछो उनसे ये चीज स्टार्टिंग में क्या जा रहा है। और भाई ये जॉइंट वेंचर और मेन डिफरेंस इसमें जॉइंट वेंचर और alliance में जॉइंट वेंचर तो समझ आ रहा है, दूसरा वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा डिस्को चल रहा है ये अलायंस अलायंस। अब तो अलायंस तो वो हो गया ना कि दो एंटिटी, जॉइंट वेंचर तो एक हो गया कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट हुई है, अलायंस तो हो गया कि दो एंटिटी सब की होगी कि मर्ज होगी, दो एंटिटी मतलब मर्ज तो नहीं, जैसे अलायंस उन्होंने क्रिएट कर लिया कि हाँ हमारे इस एरिया में मैं ये करूंगा, उस एरिया में मैं ये करूंगा, कि हम जॉइंटली वो काम जॉइंटली करेंगे, लेकिन इस एरिया में वो करेगा, इस एरिया में वो करेगा, तो एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा ना वो तो, कि किस टाइप का क्रिएट हो रहा है वहाँ पे वो चीज, तो असेसमेंट करनी पड़ेगी वही हमें एग्रीमेंट की। और किसी को डाउट बाकी बना, एक बार कल वाला पॉइंट भी हम डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज का जैसे करना हो तो, इफ एनीवन वांट्स। हाँ वो वाला हाँ क्या रिसर्च करके आए हो बताना कल। भाई वो ही का तो अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टीमेट में ऐसे हालत खराब हो गई थी बस। तो क्या रिसर्च की बताओ। किए कुछ रिसर्च। नहीं वो टॉपिक पूरा कहाँ था, पूरा कहाँ हुआ था, चालू ही हुआ था, इतनी सेशन खत्म हो गया था। इसको रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप